जी सर। स्टार्ट किया। देखो चैप्टर 3 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये दो चीज का बात कर रहे हैं। एक, बिजनेस में रिस्क को कैसे एसेस करें जब हम उसको ऑडिट करें, और इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या चीज चेक करें और कैसे चेक करें। ये दो मेन टॉपिक ये है जिसके ऊपर ये बहुत कुछ बोल रही है चैप्टर। देखो ये तुमको मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क बता रहा है कि रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क को एसेस करने का क्या प्रोसीडियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट। मटेरियलिटी क्या होगा तुम्हारा प्लानिंग में। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। बिजनेस को समझना और उसके एनवायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है। बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशंस है। इंटरनल कंट्रोल का पार्ट्स कितना होता है, कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंट्रोल्स आर रेलेवेंट टू एन ऑडिट। कौन कौन सा चीज का हमको कंट्रोल देखना चाहिए। तो बहुत कुछ ये टॉपिक बात करेगा, एक एक करके चालू करते हैं। तो सबसे पहले बोला ये चैप्टर का ओवरव्यू में ऑडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे। ऑडिट रिस्क क्या होता है। 3 चीज का रिस्क मेनली हो सकता है। क्या चीज का। सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है कि हम बिजनेस का एनवायरमेंट को गलत एनालाइज कर लिए, तो ये एक रिस्क है। इंटरनल कंट्रोल में अगर गड़बड़ हुआ बिजनेस में तो ये भी रिस्क है। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क तो है। हाँ। तो ये 3 चीजों के रिस्क के बारे में ये चैप्टर बात करेगा। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिटी एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आता है सबसे पहले रिस्क असेसमेंट का प्रोसीड्यूर क्या होना चाहिए। इनके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर यही मेन चीज देखने होगा कि रिस्क असेसमेंट का क्या प्रोसीड्यूर होना चाहिए। ठीक है। आज के दुनिया में ना बेटा डिजिटल ऑडिट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का जब ऑडिट होता है, अब वो फिजिकल ऑडिट का जमाना गया। अब हर चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू, कंपनियां भी सॉफ्टवेयर में काम करती है मैक्सिमम, और तुम जब ऑडिट करते हो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं। तो हम लोग का काम क्या होगा। हम लोगों का काम, देखो एक बात समझो, आने वाला दुनिया में हो सकता है नॉर्मल ऑडिटिंग कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। अब सब कुछ डिजिटल होगा तो तुमको उनके सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने का बहुत जरूरी हो जाता है। तो तुमको उनका सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर, कंपनी का आईटी सिस्टम, वो सबको समझना पड़ता है। अच्छा। तो वो भी एक पढ़ाई होगा आगे जाके। तुम मुझे सीए बनने के बाद लोग उसके बारे में भी कोर्स करते हैं। ठीक है ना। तो आगे दुनिया में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है आज की दुनिया में सब कुछ। आईटी रिलेटेड रिस्क बहुत है। तुमको बिजनेस का आईटी कंट्रोल ही मेन समझना है। कितना आईटी का टाइप्स है और कितना उनका आईटी पे कंट्रोल है हर बिजनेस में। वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कितना इम्पैक्टफुल है। फाइनेंशियल कंट्रोल्स तो देखोगे इंटरनल। इसके अलावा टेस्टिंग मेथड्स भी पूरे आजकल ऑनलाइन। एक ऑडिट ट्रायल बोल के एक मेथड होता है, ऑडिट ट्रायल। हाँ हाँ पता है सर, वो पढ़ा है। हम एक ट्रांजेक्शन को पकड़ के चलते हैं जिसमें हम फिर हर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे गया ये। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स होता है, और इसके अलावा ऐसे 315, 320 और 330 भी इसी पार्ट में पढ़ेंगे जो रिस्क के बारे में बात करते हैं। ये लोग एक नया काम किया तुम्हारा इंस्टीट्यूट। कोई भी चैप्टर को पढ़ाते वक्त पहले पूरा केस स्टडी रखा कि ये पूरा चैप्टर इस केस स्टडी के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे देखो यहाँ केस स्टडी रखा है, समीर हैज नाउ सब्सक्राइब टू ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ अ पिंक न्यूज़पेपर यूजिंग हिज एंड्रॉयड फोन। कोई एक पिंक न्यूज़पेपर बोल के कोई न्यूज ऐप है, समीर उसका सब्सक्रिप्शन लिए अपने एंड्रॉयड फोन से। He was getting regular news updates pertaining to financial matter. फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कंपनीज के उसको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल रहा था वहां से। While going through such update, he stumbled upon one report. वो एकदम देखता ही रह गया जब एक रिपोर्ट उसके सामने आया।
related to audit accounts of a listed company. Scrolling the same, he gathered that SEBI has referred the matter to regulator for further action. तो वो जब रिपोर्ट देगा कि कोई ये कंपनी का रिपोर्ट है जिसके ऊपर सेबी इंस्पेक्शंस का बात कर रहा है, ठीक है। he was plumb knocked, मतलब वो एकदम हक्का बक्का रह गया. He has learned that audit is carried out after proper planning and performing audit procedure. However, the news report was hinting at possibility of inappropriate opinion expressed by the auditor. He was single odd case. Was it a single odd case? क्या ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एकदम अलग एक्सप्रेस कर रहा है? Is there a chance of inappropriate opinion being expressed by an auditor where there are significant wrongdoings in financial statement in every audit? हर ऑडिट में क्या ऐसा होता है? What is the risk known as? तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ऑडिटर नेगेटिव बात क्यों बोल रहा है. उसको ये लग रहा है कि हर ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव बातें होती होगी. ऐसा कौन सा रिस्क है जिसको ऑडिटर देख के ये नेगेटिव बात बोला? अपना ओपिनियन. हाँ बोलो. तो सर ऐसा अगर मतलब केस हुआ रियल वर्ल्ड में, तो सर ये तो अगर मान लीजिए हर एक ऑडिट पे कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ मिल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेरे को जो लग रहा है इंटरनल कंट्रोल वीक है, इसके कारण से हो सकता है ना. मतलब जहाँ पर एक इंटरनल कंट्रोल रीजन हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. वही ये बात ये समझ नहीं पा रहा है. वो यही समझने का कोशिश कर रहा है कि वो रिस्क क्यों प्रेजेंट था, ऑडिटर क्यों अलग ओपिनियन दिया, क्या टाइप का रिस्क था, क्या वो रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता था, कैसे उस रिस्क को अगर पकड़ में आ गया रिस्क तो उसके लिए क्या करना चाहिए. उसको ये सब क्वेश्चन का आंसर्स चाहिए. और वही ये चैप्टर तुमको बताएगा कि क्या टाइप का रिस्क है, क्या रिस्क, कैसे ये पता चला ये रिस्क होने का कारण क्या है, ये रिस्क पकड़ा कैसे गया, रिस्क मिलने के बाद उसके लिए करें क्या अब हम. ये सब चीजें उसको समझनी है. इट वॉज क्लियर टू हिम दैट ए मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव ऑडिट पॉसिबल ओनली आफ्टर गेनिंग नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस. वो ये बात समझा कि एक मीनिंगफुल ऑडिट तभी हो सकता है जब हम क्लाइंट के बिजनेस के बारे में समझ पाएं कि ये काम क्या है, उस बिजनेस का अलग से स्पेसिफिकेशन क्या है. इट कैन नॉट बी लिमिटेड मेयरली टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ क्लाइंट बिजनेस. लेकिन सिर्फ यही समझने से नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस इट मस्ट इंक्लूड अ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्लाइंट सिस्टम एंड कंट्रोल. क्लाइंट पूरा काम करता कैसे अपने इंटरनल में और उसका कंट्रोल कैसे है. यानी सर ऊपर जो 3 बात आप बोले, क्लाइंट के बिजनेस को समझना, इंटरनल कंट्रोल को समझना, और सर अगला पॉइंट क्या होगा, मटेरियल में स्टेटमेंट के रिस्क को समझना. तो यही वो तीसरा पैराग्राफ में बोलेगा, वही बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल. तो देखो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट बोला बिजनेस का एनवायरनमेंट, नंबर 2 बोला इंटरनल कंट्रोल और उसका सिस्टम. अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ और बात बोला. व्हाट सिस्टम हैज बीन डिवाइस्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशन. कंपनी कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है अपना. आईटी नहीं, खाली सिर्फ आईटी नहीं, फिजिकली भी बहुत टाइप होता है ना कि एक बिल कैसे पास होगा, अभी कैसे अप्रूव होगा. तो वो सब का कोई सिस्टम होगा ना कंपनी में. जैसे हम तुमको बोलते हैं, हम कांचरापाड़ा में यूनिवर्सिटी में ऑडिट करने गया था. वहाँ पे वो साइंस इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एग्रीकल्चर का पढ़ाई होता था. तो वहाँ बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदता था ये लोग रिसर्च वर्क के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए. तो वो जो ये लोग खरीदता था ना मशीन या इक्विपमेंट रिसर्च के लिए, तो उसका ये लोग बिडिंग लेता था कि कौन ये इक्विपमेंट हमको सस्ता दे सकता है. तो पहला बिडिंग सीधा सस्ता नहीं चेक करता था. मान लो 10 जन बिडिंग की है, 10 तो बिडिंग आया है मेरे पास, ठीक है ना. मान लो एक बार 7 ही बिडिंग आया है मेरे पास. अब ये 7 बिडिंग को हम पहले जज करेगा कौन टेक्निकली बेटर है. पहले हमको इक्विपमेंट अच्छा चाहिए, ठीक है ना. तो हाँ, तो किन 5 का इक्विपमेंट अच्छा है हम पहले वो निकाल लिया. ये 2 का इक्विपमेंट अच्छा नहीं है तो इनको पहले बाहर कर दो. अब दोबारा स्टडी होता था कि इन 5 में सस्ता कौन है. तो या 3 पे आगे मान लो 3 कौन सा अच्छा, उनमें सस्ता कौन है. तो ये एक मेथड हुआ ना, टेक्निक हुआ ना.
कि ऐसे हम छांटेंगे चीजों को, तो ये भी तो एक मेथड है ना, जरूरी थोड़ी ना कंप्यूटराइज ही होगा सब कुछ। नहीं। हाँ, और तीसरा क्या बात बोला, व्हेन गेनिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट सिस्टम एंड कंट्रोल इज एनफ, नहीं ये भी एनफ नहीं है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई चीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है क्या। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में ये चैप्टर बात करें। तो सबसे पहले तो यही बोला ऑडिट रिस्क होता क्या, अब चैप्टर चालू होता है। तो ऑडिट रिस्क मीन्स दैट रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जिस चीज के ऊपर ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑडिटर जो ओपिनियन में बोल रहा है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। जहां पे ऑडिटर एक्सप्रेस करे अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, वो थोड़ा अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब नेगेटिव ओपिनियन दे रहे या एडवर्स ओपिनियन दे, ठीक है। इन सच ए केस नॉट ओनली रेपुटेशन ऑफ ऑडिटर वुड बी डैमेज बट इट वुड ऑल्सो इन्वाइट रेगुलेटरी एक्शन। अगर उसका ओपिनियन गलत निकल गया, यही तो रिस्क है ना, कि अगर वो नेगेटिव ओपिनियन दिया और वो गलत निकल गया तो ऑडिटर का रेपुटेशन तो जाएगा ही, प्लस उस पर रेगुलेटरी एक्शन भी हो जाएगा आईसीएआई की तरफ से, प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से, मतलब आईसीएआई की तरफ से, जो तुम्हारे ऊपर फाइन पेनल्टी लगा सकता है, और अगर बहुत ज्यादा की लगा गड़बड़ है तो तुम्हारा प्रैक्टिस का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। बस ये तो मतलब हो गया सीए पास करना भी टफ, सीए होकर जॉब करना भी टफ, दोनों में जॉब करना नहीं, ऑडिट करना टफ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनना टफ। जॉब में तो क्या हो जाता है ना, तुमको जितना काम दिया तुम वही कर रहे हो, वो तो तुम्हारा मैनेजमेंट के साथ कोई बातचीत है, लेकिन यहाँ तो सीए इंस्टीट्यूट और एक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, रेगुलेटरी एक्शन। तो ये जो रिस्क है कि हम ओपिनियन दिया, वो अगर मान लो हम नेगेटिव ओपिनियन दे दिया या पॉजिटिव ओपिनियन दे दिया, दोनों ही बात होता है। हमको लगा सब ठीक है, कल को वो ठीक नहीं निकला तो, और हमको लगा ये ठीक नहीं है और हम नेगेटिव ओपिनियन दे दिया एकदम लंबा चौड़ा, और फिर वो ठीक निकला तो दोनों ही सिचुएशन एक रिस्क है। तो इसी के बारे में ये बात कर। To avoid such unpleasant consequences, auditor will plan and perform the audit in such a way that audit risk is reduced to an acceptable low level. यानी यहाँ पर भी ये बात बहुत क्लियर कट बोला ना कि पूरा तो रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता, उसको एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ला सकते, रिस्क को इतना नीचे ले आए कि वो एक्सेप्टेबल है, चलो इतना तो हो ही सकता, ठीक है ना। जैसे कोई फैक्ट्री अगर 1 लाख यूनिट बना रहा है, ये ऑडिट से टॉपिक नहीं थोड़ा अलग है, एक फैक्ट्री 1 लाख पीस बना रहा है, बना 99,000 या बना 98,000, ठीक है सर, इतना कम बेसी तो हो सकता है, एग्जैक्ट 1 लाख तो नहीं बनेगा जो आप सोचे थे, बन भी जाए तो अलग बात है, बट नहीं बनेगा मेनली, ठीक है। तो ऐसे 200 स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ये मतलब इतना एविडेंस जुगाड़ लो कि तुम्हारा ओपिनियन गलत होने का चांस बहुत मिनिमम लेवल पे। तो यानी सर हम एक लाइन में अगर बोले ऑडिट रिस्क ओपिनियन के गलत होने का चांस, तो उसको तो ऐसे 200 बोलता है तुम इतना एविडेंस जुगाड़ लो कि तुम जो बोल रहे हो तुम बाद में उसको साबित कर पाओ, पूरी तरीके से नहीं तो एटलीस्ट इतना कि वो एक्सेप्टेबल है, क्या इतना डिफरेंस तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ऑडिटर अपना कंक्लूजन जो देते वक्त इतना एविडेंस तो जुगाड़ ले। जैसे देखो हमें एक एग्जांपल दिया, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हैव बीन इंक्रीज आर्टिफिशियली बाय शोइंग फेक रेवेन्यूज। कंपनी अपना प्रॉफिट को हाई दिखाया है, झूठा रेवेन्यूज दिखाया है, ठीक है।
ठीक है सर। सर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाएगा, उसको तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अरे कई बार प्रॉफिट सिर्फ टैक्स का बात नहीं होता, कंपनी को बैंक से लोन लेने, अब लोन तो कम प्रॉफिट वाला को या कम रेवेन्यू वाला को तो बैंक लोन देना नहीं चाहता। हम जानबूझ के हाईफाई सेल हाईफाई सब कुछ दिखा दिया ताकि बैंक को भी लगे अरे वाह बहुत प्रॉफिट है, बहुत रेवेन्यू है, दे दो लोन। तो यानी सर यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहे हैं कंपनी जानबूझ के आर्टिफिशियल रेवेन्यूज दिखाया ताकि प्रॉफिट को हाई किया जा सके। इन सच ए केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मटेरियली मिसस्टेटेड हुआ। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑडिटर इन सच ए केस एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, तो जब ऑडिटर ये पकड़ेगा तो वो ऑडिट ओपिनियन एप्रोप्रिएट देगा कि इनएप्रोप्रिएट? इनएप्रोप्रिएट बिल्कुल देगा सर। तो अब ये जो तुम ओपिनियन दिया अगर ये गलत निकला तो इट इज द पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इवन व्हेन कंसिडर्ड, तो कई बार हो सकता है वो फेवर में ओपिनियन दे दे। यहाँ देना कौन सा ओपिनियन चाहिए था, इनएप्रोप्रिएट, लेकिन वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अनमॉडिफाइड मतलब सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया ना मटेरियल भी स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर का गलती। तो ये ऑडिट रिस्क है कि वो ये नहीं पकड़ पाया फेक सेल। मतलब खराब होता है ना, मॉडिफाइड मतलब खराब होता है, उल्टा कर दिया था पहले। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। हम रिस्क को पकड़ नहीं पाया, ये भी तो एक रिस्क है ना, हम मिस स्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाया। अरे कंपनी को फेक रेवेन्यू दिखा दिया, एज ऑडिटर हमको लगा ये बिल जेन्युइन है क्योंकि वो उस बिल को जीएसटी में भी दिखा रखा है, वो उस बिल को अकाउंट्स में भी दिखा रखा है, प्रॉपर एकदम बिल बना रखा है, स्टॉक रजिस्टर में भी दिखा रहा है कि माल निकला है, माल को निकाल के कहीं और ले गया एक बार के लिए। तो सर एज एन ऑडिटर तुमको लगा ठीक ही है, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री है, जीएसटी में रजिस्ट्री एंट्री है, और ना चालान भी जनरेट हो रखा है, गोडाउन से माल भी निकल रखा है, अकाउंट्स में भी एंट्री है, जिस पार्टी को माल बेचा उसका इनवॉइस भी है। तो सर अब एज ऑडिटर और हम क्या बोले, सब ठीक ही लग रहा है हमको। तो मेरे पास सभी एविडेंस ठीक लग रहा है। तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, लेकिन सर ये थे फेक सेल। तो जब बाद में ये आया तो ये रिस्क हो गया ना कि तुम्हारा यहाँ पे तो गलती हो गया ओपिनियन देने में। तो ये रिस्क ऑलवेज रहता है। तो ऐसे 200 स्टेट्स दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। इट सिंपली मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड या एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। ठीक बात। मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब तो यही है कि प्रोबेबिलिटी है कि फ्रॉड किया गया या एरर है ऑडिट के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब एक चीज हो रहा है सर, यहाँ बहुत देर से ना एक वर्ड बार बार घूम के आ रहा है, मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट। तो ये मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, उसका कुछ एग्जांपल क्या, तो वो क्या दिया बोलो। मतलब होता है मान लीजिए कोई अमाउंट है या कोई क्या बोलेंगे डिस्क्लोजर्स या ये सब अगर मतलब गलत दिखा दिए, ठीक है, असली में कुछ और है, हम कुछ और दिखा दिए, तो जो बीच में जो गैप हो गया ना उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलता है। वाह फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो यही लिखा है देखो, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एक्चुअल, जो होना चाहिए था उससे डिफरेंट दिख रहा है। ये तीनों चार चीज, अमाउंट रॉन्ग है, उसका हेड रॉन्ग है, प्रेजेंटेशन रॉन्ग है या फिर उसका डिस्क्लोजर नहीं है। ये चार चीजें जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो डिफर कर रहा है एक्चुअल से। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। ये एक बात होता है, बोलो। मान लीजिए कोई ऐसा कोई लायबिलिटी है जो मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी, वो तो नॉर्मली बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब मान लीजिए 2-3 साल बाद वो लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो गया तो मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी क्या मिसस्टेटमेंट में आएगा?
मतलब कंटिंजेंट में नहीं दिखाया था। कंटिंजेंट में दिखा रहा था, पर अभी उसको नॉर्मल बैलेंस शीट में तुमको लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो कंटिंजेंट नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा, अभी वो फुटनोट में लिख रहा है। नहीं वो भी क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट एरर और फ्रॉड दोनों रीजन से हो सकता है ना। ये देखो, तो ये तो एरर है ना, एरर जानबूझ के नहीं दिखाया तो फ्रॉड, और गलती से नहीं दिखाया तो एरर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4 चीज का डिफरेंस आना, जो दिख रहा है वो और एक्चुअल है, उन दोनों में अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो होना चाहिए और जो एक्चुअल है, उन दोनों का डिफरेंस। अब वही बात ना, तुम क्लासिफिकेशन में भी गड़बड़ कर रहे तो भी तो एरर ही है। तुमको दिखाना था उसको, तुम एक मशीन खरीद के लाया, मशीन के साथ खरीद के लाने का एक्सपेंडिचर एसेट में ऐड होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, तुम उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, मतलब पीएल में दिखा दिया। तो ये भी तो एक मिस स्टेटमेंट ही है। तो क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, चार्जिंग ऑफ एन आइटम और कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू या वाइस वर्सा, जो अभी हम एग्जांपल बोला था। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसा तुम्हारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ये बात हर एएस बताता ना, ये डिस्क्लोज करो। जी सर। तो वो AS1 में हर एएस बताता, सिर्फ AS1 नहीं बेटा, हर एएस बताता है कि इन आइटम के ऊपर ये बात डिस्क्लोजर में होना चाहिए। जैसे AS2 बता रहा है कि तुम इन्वेंट्री का कौन सा मेथड यूज करते हो वो बताओ, लिफो फीफो क्या यूज करते हो, और भी कई एक डिस्क्लोजर है, तुम वैल्यूएशन कैसे निकाले, तुम क्या क्या आइटम ऐड किए और क्या क्या आइटम माइनस किए, तो उसका हाँ कुछ लॉजिक, जैसे डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा, तुम कौन सा मेथड और कितना परसेंटेज किस एसेट के लिए यूज कर रहे हो। तो ये कई केस हर फॉरेन एक्सचेंज बोलता है तुम किस रेट पे लिए हो, तो तुमको हर एक केस बताता है, यानी हर एक केस का एक फ्रेमवर्क है जो तुमको बताता है कि ये बात ऐसे डिस्क्लोज होना चाहिए, और वो नहीं हुआ तो मिसस्टेटमेंट है। तुम गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लिए, ये भी मिसस्टेटमेंट है। जी सर। तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अंदाजा, प्रोविजन वगैरह का वो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है तो भी मिसस्टेटमेंट है, ठीक है ना। जी सर। तुम फेक एक्सपेंसेस दिखा रहे इंटेंशनली, सर एरर, ये फ्रॉड है। हाँ सर। तो मिसस्टेटमेंट है। डेटर्स को ओवर स्टेटेड करके रखा है, या ये जबरदस्त बेड डेट को राइट ऑफ नहीं कर रहा है, नहीं। इन्वेंट्रीज को ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड करके रखा है, ये सब मिसस्टेटमेंट है, ठीक बात। तो ये मिसस्टेटमेंट 2 लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे, और एक जब तुम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हो, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस इनके ऊपर या डिस्क्लोजर्स के ऊपर। तो 2 लेवल बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब डालते वक्त, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो बैलेंस शीट पीएल में। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रेफर्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, पीएल, इनमें नहीं दिख रहा है ठीक से। और बाकी बोला असर्शन लेवल मतलब जहां पे तुमको उसका एविडेंस नहीं है, उसका कोई मान लो तुम एंट्री तो कर दिया, उसका बिल गायब है। देखो क्या बोला, एसेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो एविडेंस के रूप में गायब है वो चीज। तो ये भी तो तुमको ऐसा ऑडिटर ढूंढना पड़ेगा ना। जी सर। तो ये सब चीज तुमको, कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स होगा। तो द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज एट असर्शन लेवल कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जब हम असर्शन लेवल पे बात करेगा तो 2 कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, सुने हो कभी?
सर जो मेरे हाथ पे नहीं है, ये जो कंट्रोल अनकंट्रोलेबल, जो मेरे कंट्रोल से नहीं बाहर है। Inherent risk is susceptibility of an assertion about the class of transaction, account balance or disclosure to a misstatement that could be material either individually or aggregate level before consideration or related to control described by SA 200। क्या बोल रहा है देख, कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, कोई अकाउंटिंग बैलेंस है या कोई डिस्क्लोजर है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी है, मतलब डाउट है उसके ऊपर, ये गलती हो सकता है, जो कि मटेरियल भी हो सकता है। अकेला इंपैक्ट करेगा या बहुत सारे ट्रांजेक्शन के साथ मिलकर इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बिफोर कंसिडरिंग एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तुम इंटरनल कंट्रोल के पहले वो चीज देख रहे, तीन चीज में, कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में, कोई डिस्क्लोजर में या कोई अकाउंटिंग बैलेंस में, ठीक है जी सर। यहाँ पे और कुछ काम का नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल्स दिए, फॉर एग्जाम्पल ऑफ इनहेरेंट रिस्क कुड इंक्लूड एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तुमको कुछ गाइडेंस देता है कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स के बारे में कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो कि मैनेजमेंट समझा ही नहीं, यानी उस हिसाब से रिकॉर्डिंग किया ही नहीं अकाउंट्स को, तो ये इनहेरेंट रिस्क है, अंदर छुपा हुआ रिस्क। तुम इनहेरेंट का ऐसे मतलब समझो, इनहेरेंट का मतलब, इनहेरेंट वर्ड का मतलब होता है अंदर छुपा हुआ, अंदर छुपा हुआ, तो ये अंदर छुपा हुआ रिस्क है, क्योंकि मैनेजमेंट समझ नहीं पाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या गाइड कर रहा है मेरे को, और गाइडेंस के हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया, जानबूझ के नहीं है। हाँ, नेक्स्ट में बोला देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर इन एन इंडस्ट्री, देयरफॉर असर्शन इन फाइनेंस ऑफ एन एंटिटी ऑपरेटिंग इन सच एन इंडस्ट्री कैरी इनहेरेंट रिस्क ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड। ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री का रीजन है जिसके कारण इंडस्ट्री में फेलियर्स होती, तो वो फेलियर्स बहुत जन नहीं समझ पाते और वो गलतियां करते ही चले जाते, ठीक है। कंट्रोल रिस्क इज रिस्क दैट इज मिसस्टेटमेंट दैट कुड ऑकर एट एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअल, सब कुछ सेम बोला है डेफिनेशन में, will not be prevented or detected or corrected on timely basis by the entity's internal control। तो देखो सेम डिट्टो बात बोला, जानते हुए भी उसको टाइमली बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल फेलियर के कारण ठीक नहीं कर पाया। तो ये इंटरनल कंट्रोल के कारण जो रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं था इसलिए ये चीज छूट गया, ओवरलुक हो गया, ओवरलुक हो गया, इंटरनल कंट्रोल खराब था, ऊपर इंटरनल कंट्रोल खराब नहीं था, मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाया उस चीज को, मैनेजमेंट ध्यान पूरा दिया था, कंट्रोल सही था, ध्यान पूरा दिया था, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। तो इंटरनल कंट्रोल खराब होने के कारण अगर तुम्हारा कोई रिस्क आ रहा है वो है कंट्रोल रिस्क, और दूसरा वाला हो गया इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। सही है सर। तो देखो कंट्रोल रिस्क इज रिस्क दैट इज इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट एंड ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी वुड नॉट बी एफिशिएंट इनफ टू स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग। तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल था लेकिन वो उसको रोक नहीं पाया होने से, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, एफिशिएंट नहीं था वो, ठीक है, और उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर पाया अप्रोप्रिएट टाइम पे, ठीक। देखो इसका भी एग्जांपल दिया, अ कंपनी हैज डिवाइस कंट्रोल दैट कैश एंड चेकबुक should be kept in a locker safe and access is granted to authorized person only. There is a risk that control was not being followed. ये कंट्रोल फॉलो नहीं किया, लेकिन कोई एक कंपनी में एक सिस्टम था, यह सिस्टम होना चाहिए कि कैश और चेकबुक को कोई लॉकर में रखेंगे और हर कोई उसको जाके हाथ नहीं लगा पाएगा बिना ऑथराइज्ड एक्सेस के, यानी बिना परमिशन के।
लेकिन ये समझा। सिस्टम फॉलो ही नहीं हुआ, वो पड़ा है बाहर ही कंट्रोल नहीं, रिस्क है। कैश भी बाहर ही पड़ा है खुला में, चेकबुक भी बाहर ही रखा हुआ है साइन करके। कंट्रोल रिस्क है। कोई एक कंपनी एंड एंटिटी हैज डिवाइस अ कंट्रोल दैट फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक डिटेक्टर आर इन प्लेस एंड आर इन वर्किंग कंडीशन। ये होना चाहिए ना, जहाँ पे रिस्की है, डैमेज होने का, कोई नुकसान होने का डर है, जहाँ पे आग वाग लगने का डर है, वहां पे ये दोनों चीज होना चाहिए। देयर इज अ रिस्क दैट फायर एक्सटिंग्विशर इन प्लेस आर एक्सपायर्ड एंड आर नॉट बीइंग रिफिल्ड। ये रिस्क है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर कर गया, उसको कोई रिफिल भी नहीं किया। या देयर इज अ रिस्क कि स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। तो ये गलती से नहीं हुआ, ये मिस आउट नहीं हुआ, ये तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। ठीक है, कंपनी का बहुत सारा ब्रांच है, कभी पेटी कैश का सिस्टम बना रखा है। A company has devised a control to petty cash that item of expenditure of only less than 10,000 should be routed through impress system और petty cash। 10,000 से नीचे का खर्चा खाली पेटी कैश में पेमेंट होगा, 10,000 के ऊपर का खर्चा डायरेक्ट हेड ऑफिस पेमेंट करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रांच अपने लेवल पे 15,000, 20,000, 25,000 का भी खर्चा पे कर दे रहे। कंट्रोल रिस्क में आएगा। तो कंट्रोल, मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है मतलब। तो सर हम लोग पहला चीज पढ़े इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क में कीवर्ड क्या था? डिस्क्लोजर्स। वो तो तीनों सेम है बेटा, वो दोनों में सेम है। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग बैलेंस, डिस्क्लोजर का मिस स्टेटमेंट हुआ और जो कि मटेरियल हो सकता है यहां तक, और इंडिविजुअली या एग्रीगेटली वो इंपैक्ट कर सकता है। ये सब वहां पर भी बोल रहा है, यहां पर भी बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है बिफोर इंटरनल कंट्रोल। ये बिफोर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बात कर रहे हैं। देखो, देयर इज ऑलवेज बिफोर कंसीडरिंग एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का गलती नहीं है, वो इनहेरेंट रिस्क है, और इंटरनल कंट्रोल की गलती के कारण है वो है कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, ऐसे 200 डिफाइंड डिटेक्शन रिस्क दैट प्रोसीड्यूर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क to an acceptable low level will not detect a misstatement that exists and that could be material either individually or aggregately with or without misstatement। अब ये हुआ ऑडिटर के वहां पे रिस्क। तो पहला रिस्क है जो इनहेरेंट है, मतलब इंटरनल कंट्रोल के पहले। दूसरा है वो इंटरनल कंट्रोल के वक्त कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ, और तीसरा है ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। मतलब वही लैक ऑफ एविडेंस के कारण इससे वो लैक ऑफ एविडेंस, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसको भी यही बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला एग्जाम्पल में, ऑडिट नहीं, लैक ऑफ एविडेंस खाली मत बोलो, लैक ऑफ टाइम भी तो हो सकता था। हम सैंपल ऑडिट कर रहे हैं, हम जो बिल चेक किया वो बिल ठीक ही था। हम 100 में से 70 बिल चेक किया, वो 70 में 68 बिल ठीक निकला। हम क्या मानेंगे, सब ठीक ही है ऑब्वियसली। लेकिन 30 जो बिल तुम नहीं देखा, उन 30 में से 25 बिल गड़बड़ था, तो तुम डिटेक्ट तो नहीं कर पाया ना, क्योंकि तुम सैंपल बेसिस पे ऑडिट कर रहा था। सही है सर। तो जो रिस्क ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, अब वो लैक ऑफ एविडेंस के कारण हो या लैक ऑफ टाइम या सैंपल ऑडिट, जो भी रीजन हो सकता है, ऑडिटर नहीं ढूंढ पाया। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर ऑफ कंपनी यूज सर्टेन ऑडिट प्रोसीड्यूर फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड रिड्यूसिंग ऑडिट रिस्क, बट स्टिल देयर विल रिमेन अ रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीड्यूर यूज बाय द ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। चांस तो है ना इस बात का कि ऑडिटर सब कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसी रिस्क को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब यहाँ डिटेक्शन रिस्क बोला दो टाइप का, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। तो द रिस्क दैट द ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल बे, अगर ऑडिटर का कंक्लूजन सैंपल के बेसिस पे है, तो देयर इज अ चांस कि जो चीज हम सैंपल में चेक किया वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता।
हो ही सकता है ना। जी सर। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? ऑडिटर रीचेस टू एन इरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क छोड़ के और कोई रीजन हो सकता है, जो तुम एक एग्जांपल दिया, एविडेंस पूरा अवेलेबल नहीं था, तो हम एक एरोनियस कंक्लूजन पे, मतलब एक एज्यूम्ड कैलकुलेशन कंक्लूजन पे हमको पहुंचना पड़ा। जैसे अभी हम बोला ना, मैं ऑडिट पे गया था, तो वहां पे हम देखा कि बहुत सारा गाड़ी यूज करता है ये लोग। ये सारा गाड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कहता है ना, गाड़ी परचेज नहीं कर सकता, वो लोग को सब चीज भाड़ा पे लेना होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना एसेट क्रिएट नहीं कर सकता, तो ये लोग भाड़ा पे ले लगा था सब गाड़ी। अब हम लोगों को ना वो गाड़ी का जो होता है ना लॉग बुक, वो देख के समझ में आ रहा है कि किलोमीटर जानबूझ के ज्यादा दिखाए हैं। कैसे? हाँ। अब जैसे मान ले वो दिखा रहा है हावड़ा से सॉल्ट लेक गया, अब हम लोगों को पता है हावड़ा से सॉल्ट लेक 8 या 10 किलोमीटर है, लेकिन वो दिखा रहा है 12 किलोमीटर। अब वो जस्टिफाई क्या कर रहा है कि रास्ता जाम था, घुमा के गाड़ी लाना पड़ा। हम कैसे चेक करें? अरे रीजन वो बोलने में वैलिड लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज बाबा तुम रास्ता का सीसीटीवी फुटेज देखिएगा, एक एक गाड़ी का, वो भी रोज का। ऐसा 40 गाड़ी था वहां पे। मतलब टाइम लेके देखेगा पूरा एक एकदम एकदम। और तुमको सबका सीसीटीवी फुटेज मिलेगा भी नहीं ना, ऐसे तुम कोई वो स्पाई एजेंसी थोड़ी चला रहा है बैठ के। तब तो सर रिस्क है, तब तो सर जो भी है, तो यानी सर ये चीजों को आप डाउट कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो ये रिस्क तो है ना कि आप सब कुछ चेक किए लेकिन वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, तो सर ये भी एक रिस्क हो सकता है। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना, डिनर को पैसा दे दिया और हम उसको बोले, जो अगर तुमको फोन किया कोई, तुम बोल रहे तुम पैसा नहीं दिया, हाँ ठीक बात है, ऐसा भी। हाँ। जो भी है, तो एग्जाम अब यहाँ पे डिटेक्शन, यानी सर कुछ रिस्क ऐसा है जो सैम्पलिंग के कारण होता है, बाकी रिस्क ऐसा है जो नॉन सैम्पलिंग के कारण होता है, मतलब अदर देन सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पे देखो डिटेक्शन रिस्क का एग्जांपल भी दिया, साइजेबल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरीज आर एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक इन्वेंटरीज का जो स्टॉक है वो वर्क इन प्रोग्रेस में एक लिमिटेड होता है। हाउएवर ऑडिटर ऑफ द कंपनी डज नॉट डिवोट टाइम टू अटेंडिंग इन्वेंटरी काउंट, इंस्टेड ही चूज टू रिलाई अपॉन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीड्यूर। उसको लगा एक एक स्टॉक कौन काउंट करेगा, मान लो वहाँ 1 लाख पीस है, अब बैठ के 1 लाख पीस काउंट करना पॉसिबल नहीं होता सर। तो सर ऑडिटर सोचा हम वो 1 लाख पीस काउंटिंग की जगह कोई और तरीके से चेक कर लेगा, तो अब हो ही सकता है ना, वो कोई और तरीके में जो चेक किया एग्जैक्टली पीसेस का गड़बड़ आ गया, तो ये रिस्क तो रहेगा सर। The auditor of a company have audited revenue of a company by taking into sample. However, there is a risk that sample of revenue is not representative to overall revenue. यानी एक आपको एग्जांपल दिया नॉन सैम्पलिंग का, एक एग्जांपल दिया सैम्पलिंग का। तो डिटेक्शन रिस्क में भी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग। डिटेक्शन रिस्क को कम करने का तरीका क्या है? तुम अपना एरिया ऑफ चेकिंग ज्यादा बढ़ाओ, यानी सैंपल को बड़ा करो, लार्ज सैंपल को चेक करो, सैंपल में बहुत ज्यादा वैरायटी निकाल के चेक करो, तुम अपना एक्सपीरियंस यूज करो कि कहाँ इस कंपनी में पहले भी गड़बड़ मिला था हमको, या इस टाइप का इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ गलती होने का उम्मीद रहता है, ये सब चीजें हाँ तुमको उस पर थोड़ा करना पड़ेगा। अब आता है ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होगा। सर अब तक हम लोग पढ़ लिए इनहेरेंट रिस्क जो इंक्लूड होता है, दूसरा हम लोग पढ़े कंट्रोल रिस्क, तीसरा हम लोग पढ़ लिए डिटेक्शन रिस्क। दो पार्ट सैम्पलिंग, डिटेक्शन में 2 पढ़ लिए, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, तो ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। इट डज नॉट रेफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन। हाँ कोर्ट केस तुम हार जाओगे, ये रिस्क तो ऑडिटर वैसे भी उसके दायरे का बाहर का चीज है, कंपनी का केस चल रहा है, हाँ तो कंटिंजेंसी एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट होगा क्या नहीं, ये ऑडिटर का बियॉन्ड द स्कोप है। कंपनी पे नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी तो एक रिस्क है जो ऑडिटर नहीं फाइंड आउट कर सकता। या फिर अदर इवेंट अराइजिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, या और कोई ऐसा इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड तो है
लेकिन ऑडिटर उसको देख नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल देता है, मान लो मेरा बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का, अब मेरे को 6 इवेंट मिले हुए हैं जिनको हम इस बार मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। अब 31 मार्च आ गया, तुम तो देख रहे हो यहाँ कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इनका सेल बुक करके रखा है कंपनी की, पैसा मिल गया। अब मान लो ये कौन जानता है कि वो 6 में अचानक कोरोना आ जाएगा और सारा इवेंट्स पे ब्लॉक लग जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता था। तो ये सब मिसस्टेटमेंट ऑडिटर के दायरे के बाहर। ठीक है, तो बोला एसएस क्या बोलता है, ऑडिटर डज नॉट इंक्लूड रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेट आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, द रिस्क ऑफ ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट। ये सब चीज से तुम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को सिग्निफाई नहीं कर सकता, जो हम अभी एग्जांपल दिया। असेसमेंट ऑफ रिस्क ना एक मटेरियल या प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है। ऑब्वियस बात है सर, रिस्क को जनरली लोग जज ही कर पाते हैं, एग्जैक्टली कभी कोई नहीं बोल पाता। ठीक है, तो ये बोला कि ये प्रोफेशनल जजमेंट है। तो एज डिस्कस्ड एट द आउटसेट, ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीड्यूर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। फॉर दैट पर्पज एंड एविडेंस ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट। तुम इंफॉर्मेशन के बारे में एविडेंस ऑब्टेन करता है अपने अपने प्रोसीड्योर से, और ये बोलता है अल्टीमेटली ये बात रिस्की है और ये रिस्क है और ये रिस्क नहीं। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट rather than matter capable of precise measurement। कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट का तरीका तो है ही नहीं ना, कोई टेप थोड़ी नहीं कि हम नाप के बता दें इसका हाइट 30 फीट है कि नहीं है। नहीं। तो ऑडिट में कई चीजें हमको जजमेंटल बेसिस पे करनी पड़ती है। अब तुम डेप्रिसिएशन कर रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, हमको लग रहा होना चाहिए WDV, लेकिन इससे क्या गड़बड़ होगा ये कोई जज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आदमी अपना ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को जज करता है, जज। ठीक है, और एक रीजनेबल जजमेंट देता है। अब उसमें रिस्क चांस तो रहता ही है। तो ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड होगा, तो बोला ऑडिट रिस्क दैट इज ऑडिटर गिवन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। यही तो रिस्क है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट दे दिए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डिटेक्शन का रिस्क है एक, कोई केस वगैरह ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दोनों इंक्लूड हो रहा है, कोई कोर्ट केस, कोई एडवर्स पब्लिसिटी का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऑडिटर को लगा ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं था, तो ये भी ऑडिटर हर समय गेस नहीं कर सकता। यही चीज यहाँ पे पढ़े हम लोग, ये लोग भी चार्ट बना के दिखाया। चार्ट में हम बुक जब मेरे को मिलेगा हम कीवर्ड्स लिखते रहेंगे। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आता है कंबाइंड असेसमेंट, ये सब चीज का मिला जुला के इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव दैट, पहले ये लाइन देखो, ऑडिट रिस्क इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। तो कोई चीज मिसस्टेटमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो डबल इम्पैक्ट करके आता है वो रिस्क। तो यही बात ऊपर पैराग्राफ में समझाया कि कोई जब तुम नॉर्मल मटेरियल मिसस्टेटमेंट और उसको तुम ढूंढ नहीं पाया, तो ये मत सोचो कि 100 रुपया का गड़बड़ तुम नहीं ढूंढ पाया तो वो 100 ही रुपया का नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। जी सर। 100 रुपया का मिसस्टेटमेंट तुम नहीं ढूंढ पाया, बट इसका इम्पैक्ट 100 ही रुपया होगा ये मत सोच लेना। इसका इम्पैक्ट मल्टीपल टर्म्स में होता है। यानी देखो ऑडिट रिस्क क्या बोला अल्टीमेटली, सर इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क, मतलब 3 गुना बढ़ता चला जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया, XYZ Limited is engaged in the business and running several stores, dealing in variety of items such as ready-made garment for all seasons, shoes, gift item, watches, etc.
देयर आर सिक्योरिटी टैग्स ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, हर आइटम के वो टैग लगा रहता है ना ताकि कोई चुरा के नहीं ले जाए। मोरओवर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर फिजिकली वेरीफाइड ऑन मंथली बेसिस, और हर साल फिजिकली स्टॉक वेरीफाई होता है मंथली बेसिस पे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या इनहेरेंट रिस्क होगा इस बिजनेस में, क्या कंट्रोल रिस्क और क्या डिटेक्शन रिस्क। मस्त केस स्टडी है। तो देखो क्या बोला, बिकॉज आइटम्स में हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड बाय एम्प्लॉइज, देयरफॉर द रिस्क ऑफ द ऑडिटर दैट इन्वेंटरी रिकॉर्ड वुड बी इनएक्यूरेट। कई बार एम्प्लॉय अगर चुरा लिया है और वही आके कैलकुलेट करके बता रहा है कि हाँ 100 पीस था, तुम्हारा एंट्री है टैली में कि 100 पीस है, और वही एम्प्लॉय चुराए और वही आगे बताएगा कि हाँ 100 पीस है, तो फिर तो ठीक ही है। तो ये इनहेरेंट रिस्क हुआ कि ये चीज चोरी नहीं पकड़ा जाए। जी सर। देयर इज अ सिक्योरिटी टैग ऑन ईच आइटम डिस्प्लेड, मोरओवर इन्वेंटरी रिकॉर्ड आर फिजिकली वेरीफाइड ऑन मंथली बेसिस। So despite various controls being implemented at the store, still collusion among the employees may be there, and risk to auditor would again be that inventory record would be inaccurate. तुम्हारा ये टैग इलेक्ट्रिकली है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक का चेकिंग तो फिजिकली हो रहा है, तो वो टैग तो काम ही नहीं करेंगे। नहीं, वो टैग में लगे हुए आइटम अगर मशीन से चेक होते तो ठीक था, रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर वो मशीन से चेक नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल देता है, तुम बिग बाजार में सामान लेने जाते हो, कपड़ा में वो टैग लगा रहता है, तुम चुरा के बाहर निकल रहे हो, अगर वहां पे वो मेटल डिटेक्टर वाला गेट है और उससे पार होना पड़ेगा तब तो पकड़ा जाएगा जी। लेकिन अगर वो गेट नहीं है और वहां पे जो दरबान खड़ा है गेट के ऊपर, वो फिजिकली तुमको चेक करके वापस भेज रहा है, तो रिस्क होने का स्कोप है। जी सर। तो ये हो गया कंट्रोल फेलियर रिस्क। और तीसरा बोला डिटेक्शन रिस्क में क्या बोल रहा है, ऑडिटर चेक द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स, ही वुड बी दैट मेकिंग ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एक्सेट्रा। वो क्या करेगा ऑडिटर, चीजों को खड़ा होकर ऑब्जर्व करेगा, खुद दो चार चीजों को इंस्पेक्शन करेगा और इंक्वायरी करेगा, मतलब पूछेगा। इन एडिशन टू दिस द ऑडिटर वुड ऑल्सो एम्प्लॉय सैम्पलिंग टेक्निक to check the few sales transaction from beginning to the end. However, despite of all these procedure, auditor may not detect the item which have been stolen or inappropriate. जो चीज चोरी किया गया है वो ऑडिटर को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोग उसका एंट्री वैसे ही मार दिया होगा सिस्टम में। जी। अगर हम 10 शर्ट चोरी कर लिए और हम 10 शर्ट के सेल का एंट्री मार दें तो ऑडिटर कैसे पकड़ेगा? तो ये चीटिंग हो जाता है। तो 3 रिस्क मिला। अगला केस स्टडी, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट HT and associate was appointed to audit the books of accounts of Wind and Ice Limited for the financial year 2021. There was a risk that HT and associate would give inappropriate audit opinion if the financial statement of Wind and Ice Limited are materially misstated. State the risk mentioned in the question. कौन सा रिस्क तुमको यहाँ दिख रहा है तीनों में से जो तुमको लग रहा है कि ऑडिटर रिपोर्ट गलत हो सकता है? फालतू क्वेश्चन हुआ। इसी को ऑडिट रिस्क बोलते हैं। हाँ, ये तो ऑडिट रिस्क बोला, पूरा बोला कि ये ऑडिट रिस्क है। रिस्क दैट ऑडिटर ऑफ अकाउंट विल गिव इनएप्रोप्रिएट ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मटेरियल मिस्टेक इज नोन एज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन था ये। इन्वेंटरी बोल दे, कुछ भी नहीं बोला, तो यहाँ पे ओवरऑल रिस्क हो गया ना ऑडिट रिस्क, तीनों मिला के तीनों में जाएगा। ये टेस्टिंग 1 टेस्टिंग 2 पढ़ते हैं। Wear and Tear Private Limited is a startup engaged in providing holistic solution to problem of paddy stubble burning memory catering to need farmers of northwestern India। वो लोग परोली जलाता है, तुमको पता है ना, फार्मर लोग, झमेला हुआ था। हाँ, जिसको लेके हमेशा झमेला रहते हैं। एक कंपनी है जिसका ये स्टार्टअप है, वो यही काम करता है कि उसको जलाने की जगह कैसे यूज करें कि वो जला के पोल्यूशन भी नहीं हो और वो चीज कचरा साफ भी हो जाए। इनका यही काम है। ड्यू टू द इम्पोर्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू दिस इशू, कंपनीज हैज एंटर्ड इनटू मार्केट पास्ट फ्यू ईयर्स। क्योंकि गवर्नमेंट इस पे आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो कंपनी भी कुछ सालों में इस काम को इन्वॉल्व किया। मेनी ऑफ दीज कंपनीज हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एंड हैव गॉन बस्ट। ऐसा बहुत सारा बिजनेस आया है लेकिन सब फेल हुए।
As an auditor of the company, can you spot the component of risk of material misstatement involved in the above? सर ये बिजनेस अनसक्सेसफुल हो सकता है, ये रिस्क है यहाँ, क्योंकि वो पैडी जलाने का अल्टरनेटिव उतना भी कोई हाईफाई अब तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये कंपनी में अगर वो पैडी खरीद तो लिया जलाने की जगह, लेकिन किसानों को तो पैसा मिल गया, बट कंपनी उससे जो बना रहा है वो बेच नहीं पाए, तो मान लो वेस्टेज से कंपनी फर्नीचर बना रहे तो ठीक है सर, वो वेस्टेज ले लिया, उसको लकड़ी के साथ मिला के फर्नीचर में यूज कर लिया, लेकिन सर हाँ वैसा फर्नीचर चला नहीं, बिका नहीं, तो हो जाएगा, वो रिस्क है। तो ये मतलब कंपनी हैज डिवाइस्ड द कंट्रोल दैट इन्वेंट्री ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट कंडीशन इन अ कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू द इन्वेंट्री। कुछ पेरिशेबल गुड्स का बिजनेस है मेरा, तो हम उसको ऐसे जगह रख रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कि वो डैमेज नहीं, मतलब फल सब्जी है तो कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, जी सर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड ऑफ 2 पर्सन्स टू मॉनिटर एनवायरमेंटल इश्यूइंग सेंसर्स एंड टू रिपोर्ट ऑन डिविएशन। वहां पे सेंसर लगे हुए हैं और 2 आदमी को खड़ा किया गया है कि वो सेंसर्स को लोग हमेशा चेक करो, कुछ भी गड़बड़ मिले तो रिपोर्ट करो। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व इन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पहला रिस्क तो इनहेरेंट रिस्क है कि वो लोग ठीक से काम नहीं करे एम्प्लॉइज। दूसरा रिस्क है यहाँ पे कंट्रोल रिस्क, वो सेंसर काम नहीं किए या सेंसर्स को ठीक से कोई काम नहीं लगाया, तो ये दोनों रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, समझिए। लास्ट, श्री फूड प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गार्लिक ब्रेड। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। Despite that, there is a possibility that misstatement in revenue recognition are not identified by planned audit procedure. Which risk is being alluded to? इनहेरेंट हो जाएगा, इनहेरेंट ही तो होना चाहिए। फेक बिल वगैरह वाला कहानी, सेल को वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, तो ये बोला है ना, पॉसिबल दैट मिसस्टेटमेंट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन नॉट आइडेंटिफाइड बाय प्लान्ड ऑडिट प्रोसीड्यूर। हाँ, तो डिटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं ना वो, अच्छा हाँ, ऑडिटर फेल हो रहा है, नहीं कर पाए तो हाँ सॉरी हाँ, ठीक है, सही है। ये वाला पार्ट तो ऑन पे, हाँ लास्ट पार्ट खत्म करेंगे आज के लिए। आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे आइडेंटिफाई और असेस किया जाए, तो ऐसे 315 बोलता है, अब तक ऐसे 200 का बात आ रहा था बार बार, अब पहली बार ऐसे 315 आया। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ठीक से अगर आइडेंटिफाई और असेस नहीं कर पाए तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है और कैसे करना चाहिए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना, चाहे वो फ्रॉड या एरर किसी भी कारण से हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एंड असर्शन लेवल्स थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज, ऊपर वाला ज्ञान दिया, कैसे करोगे, एनवायरमेंट को समझ के, इंटरनल कंट्रोल को समझ के, ठीक है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ के। तो जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहा हो तो उसको किन किन बातों पे उसका टारगेट होना चाहिए, तो ऊपर ये पढ़ चुके हो। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क मैनेजमेंट एट, पहला तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ढूंढे, और अगर वहां नहीं है तो फिर असर्शन लेवल पे, 2 ही लेवल है, ऊपर पड़े थे। उसको ऑडिट प्रोसीड्यूर इस हिसाब से डिजाइन एंड परफॉर्म करना चाहिए ताकि ये दोनों चीजों में वो मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढ सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। वो पूरा जब ऑडिट कर रहा है हर समय उसको रिस्क को ही ढूंढना है, ठीक है।
जी सर। Assess the identified risk audit, evaluate whether there is a related more pervasively to the financial statement. जो रिस्क वो ढूंढ रहा है, पहले बात तो रिस्क को पकड़े, दूसरा काम वो क्या करेगा, जो रिस्क को पकड़ा है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे परवेसिवली इफेक्ट करेगा, मतलब ओवरऑल इंपैक्ट करेगा, कैसा इंपैक्ट करेगा, वो बड़ा कि छोटा। ठीक है, रिलेट द रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, क्या क्या रॉन्ग हो सकता है बैलेंस शीट में इस गड़बड़ के कारण, इस रिस्क के कारण, क्या क्या मिस्टेक हो सकता है पीएल में इस रिस्क के कारण, क्या क्या गलती हो सकता है कैश फ्लो में इस रिस्क के कारण, मतलब किस लेवल पे वो क्या इंपैक्ट करेगा वो गड़बड़। इससे बैलेंस शीट में मेरा डेटा रॉन्ग आ जाएगा। मान ले जैसे एग्जांपल देते हैं, एक सेल बिल है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो तुम ये देखना कि रिकॉर्ड नहीं होने का दो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। सर मेरा सेल घट जाएगा, सेल घटेगा तो मेरा पीएल घट जाएगा, पीएल घटेगा तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, और इधर में मेरा डेटर भी कम हो जाएगा अगर उधार में माल बेचे तो तुम आइडेंटिफाई कर रहे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है उसके कारण। डिप्रीशिएशन का कम चार्ज किया और एक तुम एक गड़बड़ पकड़ा और उस गड़बड़ का कहाँ इम्पैक्ट होगा वो ढूंढा, तो तुम पहला काम ये किया कि गड़बड़ क्या है, रिस्क क्या है, अब उस रिस्क का कितना इम्पैक्ट होगा और कहाँ इम्पैक्ट होगा। ठीक है, कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, एक गड़बड़ के कारण और कितना गड़बड़ हो सकता। सर अगर मेरा सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जिस दिन वो डेटर मेरे को पैसा देगा उस दिन फिर डेटर का अकाउंट उल्टा हो जाएगा। जी सर, तो ये भी एक मिसस्टेटमेंट होगा ना, मल्टीपल कहाँ इम्पैक्ट हो जाएगा उसका। हाँ। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में अपने जाएंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर में। ये एनालिटिकल कैसे पकड़ के ढूंढेंगे, ये मेन आंसर। हाँ पूरा यही है। ये हम एक भी सकते हैं। हाँ ठीक, इसका नोट बनाया था ड्राइंग करके। ठीक है, वो टीचर का, अब वो टीचर नहीं चिंता मत कर, वो टीचर का हम पता किया दोबारा